जय हिंद दोस्तों आरबीआई ने निकाला पेंशनर्स के लिए मास्टर सर्कुलर। बैंक देंगे 8% और घर पर होगा भुगतान 1 अप्रैल 2025 से लागू। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही में नए फाइनेंशियल ईयर से पेंशनर्स के लिए बैंकों को गाइडलाइंस दी हुई है। मास्टर सर्कुलर उसके ऊपर निकाल दिया है कि पेंशनर्स के साथ में किस प्रकार से ट्रीट करना है या पेंशनर्स को आपने किस प्रकार से वेलफेयर देने हैं, पेंशन से संबंधित उनके डीआर, उनके एरियर जो भी हैं उससे संबंधित। तो आप इसको देख लीजिए दोस्तों। पेमेंट ऑफ पेंशंस, गवर्नमेंट ऑफ पेंशनर्स, जो सरकारी पेंशनर्स हैं उनको किस प्रकार से पेंशन देना है, इसमें कुछ एफएक्यूज हैं दोस्तों। स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन बाय ऑथराइज्ड बैंक, जो बैंकों के थ्रू पेंशन ले रहे हैं तो वो स्कीम है दोस्तों। इसके लिए मास्टर सर्कुलर जारी किया गया आरबीआई की तरफ से। डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट पेंशन बाय एजेंसी बैंक डेटेड 1 अप्रैल 2025। अब इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं और वही इसी में आपके आंसर्स हैं। आपके दिमाग में भी ये चीजें उठती रहती होंगी और यही आपके लिए जानकारी भी है दोस्तों कि वेदर अ जॉइंट अकाउंट कैन बी कंटिन्यूड फॉर फैमिली पेंशन आफ्टर डेथ ऑफ अ पेंशनर। देखिए दोस्तों, जो ये मास्टर सर्कुलर निकाला गया है इसमें से कुछ क्वेश्चंस निकल करके आए हैं ताकि आपको क्लेरिफिकेशन हो सके कि क्या जो है फैमिली पेंशन है, अगर सर्विस पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन को ज्वाइंट अकाउंट में ही पेंशन दी जाएगी या फिर उनके लिए सेपरेट जबरदस्ती कोई सिंगल अकाउंट खुलवाया जाएगा। तो इसका आंसर सीधा है दोस्तों, यस, द बैंक शुड नॉट इंसिस्ट ऑन ओपनिंग ऑफ न्यू अकाउंट इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। देखिए दोस्तों, इसमें सीधा लिखा गया है कि अगर फैमिली पेंशनर्स ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं तो उनको कोई भी बैंक की तरफ से दबाव नहीं दिया जाएगा कि आप सिंगल अकाउंट खुलवाइए, उसमें आपकी पेंशन आएगी। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो उनको पेंशन उसी खाते में देनी पड़ेगी। इफ द स्पाउस इज हुज फेवर एंड ऑथराइजेशन फॉर फैमिली पेंशन एग्जिस्ट इन द पेंशन पेमेंट ऑर्डर, यानी कि पीपीओ में जो उनकी पत्नी है, पति हैं, स्पाउस हैं, उनका अगर नाम है और वो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं तो दोस्तों कोई भी बैंक आपको दबाव नहीं दे सकता कि नया अकाउंट खुलाइए, आपको उसमें पेंशन, उनको ज्वाइंट अकाउंट में ही पेंशन देनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि आप सेपरेट अकाउंट खुलवाते हैं और सेपरेट अकाउंट देते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। द फैमिली पेंशन शुड बी क्रेडिटेड टू एग्जिस्टिंग अकाउंट विदाउट ओपनिंग अ न्यू अकाउंट बाय द फैमिली पेंशनर्स फॉर दिस पर्पज। आप इस चीज को समझ गए होंगे। दूसरा है दोस्तों, व्हेन इज द पेंशन क्रेडिट टू पेंशनर्स अकाउंट बाय द पेइंग ब्रांच, कि जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन उनके खाते में कब डाली जाएगी, बैंकों के द्वारा। दूसरा सवाल, तो द पेंशन पेइंग बैंक क्रेडिट द पेंशन अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द पेंशनर्स बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पेंशन पेइंग अथॉरिटीज। देखिए दोस्तों, बैंक आपके खाते में तब आपकी पेंशन डालेगा जब उनको जैसे भी उनको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से, पेंशन, ठीक है ना, आप इस चीज को पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी से जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो आपके खाते में उसी हिसाब से डाला जाएगा, ठीक है। कैन द पेंशन पेइंग बैंक रिकवर द एक्सेस अमाउंट क्रेडिटेड टू द पेंशनर्स अकाउंट, कि क्या यदि पेंशनर्स के अकाउंट में बैंक के द्वारा एक्सेस अमाउंट डाल दी गई है, गलती से ही कोई ज्यादा अमाउंट डाल दी गई है, तो क्या उसको बैंक ब्रांच पेंशनर्स के खाते से रिकवर कर सकता है। इसके जवाब में आप देखिए, एजेंसी बैंक आर रिक्वेस्टेड टू सीक गाइडेंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग द प्रोसेस टू फॉलोड फॉर रिकवरी ऑफ एक्सेस पेमेंट पेंशन पेड टू द पेंशनर्स इफ एंड। देखिए, अगर आपके खाते में एक्सेस पेमेंट आ गई है तो बैंक डायरेक्ट नहीं रिकवरी कर सकता, उनको पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी को भेजना पड़ेगा कि हमने जो इनको एक्सेस पेमेंट कर दी है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी से मिलेंगे दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग बैंक कार्रवाई करेगा। आप इस चीज को समझ गए होंगे। वेयर एक्सेस pension payment has arisen on account of mistake committed by the bank, the amount paid in excess should be refunded to the government in lump sum immediately after detection of the same and without waiting for recovery of any amount from the pensioners। अब ये देखिए दोस्तों, सपोज एक पेंशनर्स को 1 लाख रुपए एक्सेस पेमेंट दे दी, 1 लाख रुपए, 50,000, 10,000, 20,000 जो भी है दोस्तों, लेकिन पैसा किसका होता है, बैंक का पैसा तो होता नहीं हो, वो सरकार का पैसा होता है। लेकिन जैसे ही अगर बैंक के संज्ञान में आता है कि हमने 10, 20, 50, 1 लाख रुपए उसको जो है पेंशनर्स के खाते में गलती से डाल दिया है, तो बैंक को तुरंत वह पैसा सरकार के अकाउंट में वापस डालना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि पेंशनर्स से लेकर के वापस डालना पड़ेगा, पहले बैंक को डालना पड़ेगा कि हमारी गलती से हो गया है तो हम सरकार के खाते में पहले डाल देते हैं। बाकी कार्रवाइयां
बाद में होती रहेंगी। ऐसा नहीं कि पेंशन से वो पूरा ले लेंगे तब गवर्नमेंट के अकाउंट में डालेंगे, पहले बैंक उनके अकाउंट में डाल देगा, उसके बाद दोस्तों पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी से जो भी गाइडेंस मिलेगी उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो रिकवरी हो ना हो जो भी हो, लेकिन वो होगा। लेकिन बैंक को भुगतान सरकार को पहले कर देना होगा कि हमसे गलती हो गई हो, ठीक है। शुड एक्नॉलेजमेंट बी गिवन बाय पेंशन पेइंग बैंक्स व्हाइल एक्सेप्टिंग लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम पेंशनर्स। अब देखिए दोस्तों कि कुछ भी चीज होता है, एक बोलते हैं ना कि रसीद देना, वही होता है एक्नॉलेजमेंट, कि पेंशनर्स ने अगर बैंक में अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया है या पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी में अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया है, तो क्या उसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए कि आपने आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुल हो गया है या नहीं हुआ है, आपने लाइफ सर्टिफिकेट देना है। तो इसके रिगार्डिंग आप यहां पर देख रहे हैं, देयर हैव बीन कंप्लेंट दैट सर्टिफिकेट सबमिट ओवर द काउंटर ऑफ pension paying branches are misplaced, causing delay in payment of monthly pension. In order to alleviate the hardship faced by the pensioner, agency bank were instructed to mandatorily issue duly signed acknowledgement. They were also requested to consider entering the receipt of life certificate in their CBS and issue a system generated acknowledgement which would serve the twin purpose of acknowledgement as well as real time updation of record. Bank may provide digital acknowledgement in रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। देखिए आप लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं बैंक में जाकर के, तो वो बैंक को आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जब देते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना, चाहे वो हार्ड कॉपी दें उसकी, या फिर वो जब करते हैं कभी मैंने देखा है कि फोटो खींच के भी कि भाई ये ले जाइए, और इवन की मैसेज के थ्रू भी आपको मिल जाता है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो चुका है नहीं हुआ है, तो ये आप ये देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, और इवन की आपने यह भी देखा होगा कि जैसे डिफेंस का है, स्पर्श से भी उनको मैसेज आ जाते हैं, नहीं आते, और अगर लॉगिन करके भी आप चेक कर सकते हैं कि सबमिट हो चुका है नहीं हुआ है। और इवन की अगर नहीं होते हैं तो उनको फ्रीक्वेंटली मैसेज आते हैं कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दीजिए, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, इज इट पॉसिबल टू सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट विदाउट विजिटिंग ब्रांच, की क्या आप बैंक ब्रांच में नहीं जाते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं? बिल्कुल, यस, pensioners can submit life certificate without visiting the branch using Jeevan Praman, provide the pension sanctioning authority in onboarded on the platform. Further, bank have also been advised to provide super senior citizen over 70 years of age, differently abled or infirm person having medical certificate proving illness or disability, including those who are visually impaired, the facility to submit life certificate at premises residence of such customers. अब देखिए, पहली बात तो जो आप लाइफ सर्टिफिकेट हैं तो बैंक में जाने की, भाई जाके देते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो क्या आप दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। उसके लिए आपके पास कई साधन हैं, आप कॉमन सर्विस सेंटर में भी दे सकते हैं, और इवन की डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी दे सकते हैं। लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं, कौन से सीनियर सिटीजन? जो 70 साल से ऊपर के हैं, या फिर कोई डिफरेंटली एबल्ड हैं, नहीं चल फिर सकते हैं, बिल्कुल डिसेबल हैं, ठीक है, कोई उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, उनको कुछ बीमारी है, कोई विजुअली इंपेयर्ड है, नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए दोस्तों फैसिलिटी दी गई है सबमिट एट प्रीमाइसेस ऑब्लिक, या तो अगर वो बैंक में आकर के दे दें तो दे दें, नहीं देंगे तो रेजिडेंस ऑफ सच कस्टमर्स, उनके घर में जाया जाएगा, उनसे लाइफ सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, बैंक का एक रैप जाएगा, वहां पर लाइफ सर्टिफिकेट ले लेगा। तो इनको कैटेगराइज करने की जरूरत है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यार ब्लाइंड हैं, बैंक वाले आ नहीं रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, कोई ना कोई घर का बंदा जब जाएगा बैंक में ये चीजें खबर देगा तो उसके बाद ही बैंक ये कार्रवाई करेगा, ठीक है। बैंक उसको कैटेगराइज करेगा, अगर क्योंकि आपका मतलब जो भाई उनके नाती हैं, पोते हैं, बेटे हैं, उनको तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा ना बैंक को कि भाई ये बीमार रहते हैं या बीमार हैं, नहीं आ पाएंगे, या फिर जो भी है दोस्तों, तो इस चीज को बताना जरूर पड़ेगा बैंक में, ठीक है। अब बैंक को सपना तो आएगा नहीं कि भाई ऐसा ऐसा है, कैटेगराइज अगर हो जाती है वो चीज रजिस्टर तो वो अलग बात है, लेकिन नहीं होगी तो दोस्तों घर में किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा वहां पर जाकर के, ठीक है। तभी जाके बैंक अपना कोई रैप भेजेगा वहां पर ऑफिशियल, और लाइफ सर्टिफिकेट ले पाएंगे। कैन अ पेंशनर्स विड्रॉ पेंशन फ्रॉम हिज ऑब्लिक हर अकाउंट व्हेन ही इज नॉट एबल टू साइन और पुट थंबनेल इंप्रेशन और अनएबल टू बी प्रेजेंट इन द बैंक। अब देखिए दोस्तों, क्या पेंशनर अपना पैसा, जो पेंशन का पैसा विड्रॉल कर सकता है? क्यों, कब, किस कंडीशन? वो ऐसे तो करेगा ही, लेकिन कब? अगर वो साइन नहीं कर पाता,
जो काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं, कोई वो दिक्कत है उनको, वो अपना थंब नहीं लगा पाते हैं, साइन नहीं कर पाते हैं, बैंक में नहीं जा सकते हैं, तो क्या वो अपना किस प्रकार से विड्रॉल करेंगे? देखिए, यस, इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड बाय आरबीआई टू पेंशन डिसबर्सिंग बैंक टू अलाउ विड्रॉल ऑफ पेंशन बाय फॉलोइंग सर्टन प्रोसीजर विच आर गिवन बिलो। अब देखिए दोस्तों, ऐसी कंडीशन में पेंशन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? विड्रॉल पेंशन बाय ओल्ड सिक डिसेबल्ड इनकैपेसिटेड पेंशनर्स। अब ये कैटेगरी है दोस्तों, कि अब ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आप बिल्कुल घर में बैठे हो, ना जी हम तो पेंशनर्स हैं यार, हमको घर में पेंशन दे के जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशन में आप बूढ़े हो, नहीं चल फिर पाते हो, बीमार हो, डिसेबल्ड हैं, इनकैपेसिटेड पेंशनर्स हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी उनको पेमेंट प्रोवाइड की जाएगी बैंक की तरफ से। कैसे करी जाएगी? इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ प्रॉब्लम डिफिकल्टी फेस बाय द सिक एंड डिसेबल्ड पेंशनर इन विड्रॉल पेंशन फैमिली पेंशन फ्रॉम द बैंक एजेंसी, बैंक में कैटेगराइज सम पेंशन। देखो, बैंक इनको कैटेगराइज कर देगा, आपको वहां पर कोई फैमिली मेंबर होंगे, वहां पर जाना पड़ेगा कि भाई ये दिक्कत है, बैंक उसको कैटेगराइज करेगा कि हाँ यार ये दिक्कत वाले पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स हु इज टू इल टू साइन अ चेक अनेबल टू फिजिकली प्रेजेंट इन द बैंक। अब तीन ये कैटेगराइज कर दी कि भाई बहुत ज्यादा बीमार है वो, ना कई बार देखा होगा आपने कि हॉस्पिटल में है, साइन नहीं कर पाते हैं, या फिर घर में भी हैं, हाथ कांप रहे हैं, साइन नहीं कर पाते हैं, ना फिजिकली वो सही हैं, घर बैंक में जा सकते हैं, तो ऐसे में कैटेगराइज करेगा बैंक की यार नहीं, वो इनकैपेबल है। ठीक है, पेंशनर हु इज नॉट ओनली अनेबल टू फिजिकली प्रेजेंट इन द बैंक बट ऑल्सो नॉट गिवन even able to put his thumb impression on the check with withdrawal from the due to certain physical defect। किसी को हो सकता है ऐसा फिजिकली कंडीशन हो सकती है कि इवन की वो अंगूठा भी ना लगा पा रहे हो, ना साइन कर पा रहा हूं, तो इसको भी कैटेगराइज किया जाएगा बैंक की तरफ से। विदाउट व्यू ऑफ इनेबलिंग सच ओल्ड सिक इनकैपेसिटेड पेंशनर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट, बैंक में फॉलो द प्रोसीजर एज अंडर। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? wherever thumb or toe impression of the old sick person is obtained, it should be identified two independent witness known to the bank, one of whom should be a responsible bank official। यानी कि दोस्तों, कोई भी बैंक का ऑफिशियल उनके घर में जाएगा, उनसे जो है अंगूठा लगवाएगा, हाथ का लगाएगा, हाथ किसी का नहीं है तो पैर का लगवाएगा, जो भी है दोस्तों। लेकिन जो टू इंडिपेंडेंट जो विटनेसेज हैं, उनके भी साइन करवाए जाएंगे उस विड्रॉल में दोस्तों, उनके भी साइन करवाए जाएंगे विड्रॉल में, जो कि बैंक के नोन हो, मतलब जिनके अकाउंट हैं बैंक में वो ज्यादा सही रहेगा, तो वो नोन ही होते हैं बैंक के लिए, तो ऐसे में उनको पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, वेयर द पेंशनर्स कैन नॉट इवन पुट हिज थंब टो इंप्रेशन एंड would not be able to be physically present in bank, a mark can be obtained on the check withdrawal form which should be identified by two independent witness, one of whom should be responsible बैंक। देखिए, इसमें बैंक ऑफिशियल का होना बहुत ही जरूरी। कोई हाथ का पैर का अंगूठा नहीं, हालांकि भैया पकड़ के भी लगा लेते हैं, किसी का हाथ पैर है तो अगर वो नहीं लगा पा रहे हैं तो लगा ही देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है कि नहीं लगा पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मार्क पेंशनर्स की तरफ से विड्रॉल फॉर्म में लगाया जाता है, और उसको भी एक बैंक ऑफिशियल और दो विटनेस उसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना, वेरीफाई करते हैं, तब जाकर के उनको पेंशन दे दी जाती है। पर लेकिन उनकी पेंशन रोक ही नहीं जा सकता। रिस्पॉन्सिबल बैंक ऑफिसर हैज टू बी फ्रॉम द सेम बैंक, प्रीफरली फ्रॉम द सेम ब्रांच वेयर द पेंशनर इज हैविंग हिज ऑब्लिक हर पेंशन। अब देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली उनकी बेस ब्रांच की होती है, जहां से उनकी पेंशन आ रही होती है। ऐसे नहीं कि आपका जो है सपोज देहरादून में के किसी ब्रांच में है, आप दिल्ली में गए हो, मतलब थोड़ा दिक्कतें इस चीज में आ सकती हैं, ठीक है ना। तो ये बेस ब्रांच के लिए है बेसिकली। तो एजेंसी बैंक हैव बीन आस्क्ड टू डिस्प्ले द इंस्ट्रक्शन इशूड द रिगार्ड। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ द पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ एट रिवाइज्ड रेट इज टू बी पेड टू द पेंशनर। कि जो डियरनेस रिलीफ है, आपको पता है हर 6 महीने में बढ़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट का कैबिनेट अप्रूव, AICPN के आंकड़े आते हैं, कैबिनेट अप्रूवल होता है, उसके कब जो है आपको डीआर का रिलीफ, जो डियरनेस रिलीफ है, कब पेंशन को दे दिया जाना चाहिए। द पेंशन पेइंग एजेंसी बैंक हैव टू रिवाइज द डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन द कॉपीज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर provided by government to them through post, fax, email or by accessing information from the website of the concerned department and authorize their pension paying branch to the make payment to the pensioners immediately। देखिए, बैंकों को अगर गवर्नमेंट की तरफ से AICPN के आंकड़े आ गए, उसके बाद गवर्नमेंट से जैसे ही जो है कैबिनेट में अप्रूव हो जाता है, तो आपको पता है कि DOPP, WDOPT अपने ऑर्डर्स जारी करती है। जैसे जारी करती है, RBI को जैसे ही मिलते हैं, बैंकों को जैसे मिलते हैं, तो बैंक का काम है आपका जो DR है, डियरनेस रिलीफ है, उसको इमीडिएटली रिलीज कर देना अकॉर्डिंगली।
ठीक है ना, उसमें कोई देरी नहीं करनी है, चाहे वो किसी भी माध्यम से मिले हों। ऐसे नहीं कि वो लेटर का इंतजार करे, लेटर नहीं, आजकल तो डिजिटली है, आपको मेल मिल गई है बैंक को, कोई पोस्ट के थ्रू मिल गई, फैक्स मिल गया है, तो उसी के बेस पर उसको वो जारी कर देंगे। ठीक है, अभी आपने देखा होगा बैंकों ने तो जारी कर दिया, स्पर्श की तरफ से अभी तक नहीं आया, सभी वेट कर रहे हैं। स्पर्श को भी तुरंत अब जारी कर देना चाहिए, 2-4 दिन के अंदर तो आई होप कि कर ही देना चाहिए। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं, whether pensioners is entitled for any compensation from the agency bank for delayed credit of pension area of pension। देखिए दोस्तों, क्या पेंशनर्स को यदि उनकी पेंशन बैंक के द्वारा, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के द्वारा लेट में क्रेडिट की जाती है, तो क्या उनको कोई कंपनसेशन मिलना चाहिए, कुछ क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए? यस, जो आरबीआई की गाइडलाइन है दोस्तों, पेंशन पेइंग बैंक शुड कंपनसेट द पेंशनर फॉर डिले इन क्रेडिटिंग पेंशन areas thereof at a fixed interest rate of 8% per annum for the delay after the due date of payment। देखिए, जो ड्यू डेट है पेमेंट का, उससे लेट करते हैं दोस्तों, 1 दिन, 10 दिन, 5 दिन, तो उनको यानी कि बैंक या पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को 8% ब्याज पेंशनर्स को देना चाहिए। दिस कंपनसेशन शुड बी क्रेडिट टू द पेंशन अकाउंट ऑटोमेटिकली विदाउट एनी क्लेम। ऐसे नहीं कि जो पेंशनर्स क्लेम करेगा, जब रिपोर्ट करेगा तब जाके उसको दिया जाना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली दे दिया जाना चाहिए यदि डिले किया है बैंक ने। ऑन द सेम डे व्हेन द बैंक ऑफर्ड क्रेडिट फॉर रिवाइव पेंशन एरियर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल डिलेड पेंशन पेमेंट मेड सिंस 1 अक्टूबर। देखिए, 2008 के बाद कुछ भी ऐसा डिले किया है तो उनको कहीं हमारा चलता रहता है ना दोस्तों कि बैंकों को सर्कुलर मिले, उन्होंने पेमेंट नहीं की, कुछ करके 2-2, 4-4, 5-5 साल बाद भी किसी को मिलते हैं पेमेंट उसकी, जब कंप्लेंट करते हैं, ये करते हैं, तो वो पूरा कैलकुलेशन निकाल के दे देते हैं, लेकिन ये 8% ब्याज कोई नहीं देता है दोस्तों। तो हालांकि ऑटोमेटिकली दिया जाना चाहिए, यदि बैंक को सर्कुलर प्राप्त हुआ है तो उनको 8% के, और नहीं मिलता है तो प्रॉपर इसका सीपी ग्राम में आपको डालना चाहिए कि जब ये सर्कुलर जारी किया गया था, औरों को दिया गया, मुझे क्यों नहीं दिया गया समय पर। तो अगर नहीं दिया गया है तो प्रॉपर डालना चाहिए कंप्लेंट। और यह 8% का जो ब्याज है दोस्तों, आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक को आपको देना चाहिए, या कोई भी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी हो। इवन कि मैं तो कहता हूँ इस पास भी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी या डिफेंस की, वो भी अगर डिले कर रही है प्रॉपर सर्कुलर जारी होने के बावजूद, तो उनको भी 8% ब्याज के साथ में वह एरियर आपको दिया जाना चाहिए। पेंशन अगर डिले करती है तो 8% ब्याज के साथ में दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ये जो आरबीआई ने नई गाइडलाइंस निकाली हैं, ठीक है ना, मास्टर सर्कुलर निकाला है, कुछ पुरान मतलब पहले से भी चल रही थी, कुछ थोड़ा बहुत इसमें अमेंडमेंट भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको जानकारी कैसे लगी, तो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है ना। और बाकी अगर वीडियो में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो यहीं पर होती है समाप्त, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।